रहे हैं। हंगामे की आंधी, सवालों का मेला, क्या सत्र में चलता रहेगा सिर्फ और सिर्फ सियासत का खेला? इस पर बात होगी, लेकिन उससे पहले आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कौन कौन सी खबर है जो इस वक्त अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड कर रही है। तो आइए जल्दी से एक नजर इस पर डालते हैं। ये 6 खबरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सत्र के बारे में। किस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार हंगामा किया जा रहा है वो आपको बताएंगे। मालदीव में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। और साथ ही बात होगी चीन में मुनीर की, यहां पर क्या साजिश रची गई है, इसके बारे में भी विस्तार से जिक्र करेंगे। और साथ ही हम बात करने वाले हैं ट्रंप के सरेंडर को लेकर, यानी मस्क पर ब्लंडर ट्रंप का सरेंडर, सवाल ये क्यों उठ रहा है ये भी आपको बताएंगे। बात होगी बारिश से जो इस वक्त हालात बने हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, उसके बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। और साथ ही हम बात करने वाले हैं मैनचेस्टर मुकाबले की भी। तो तमाम ये खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि फेसबुक पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आइए सबसे पहले फेसबुक पर देखते हैं कौन सी खबर इस वक्त ट्रेंड कर रही है। शोर, हंगामा, तकरार, विपक्ष वर्सेस सरकार। दरअसल संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। बीते 4 दिनों में आपने देखा कि किस तरह से संसद के मॉनसून सत्र के 5वें दिन की शुरुआत भी हंगामेदार होती है। आज भी जैसे ही सत्र की कार्यवाही शुरू होती है, उसके बाद विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा यहां पर देखने के लिए मिला है। आपको बताएं, विपक्ष ने संसद परिसर में बिहार में जारी एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से उठाया और फिर यहां पर विरोध जाहिर किया। साथ ही सदन के अंदर भी विपक्ष ने एसआईआर को रद्द करने की मांग की है और एक बार फिर से यहां जोरदार हंगामा विपक्ष की तरफ से किया गया। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही फिलहाल 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ गई है इस सिचुएशन के बीच में। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों को हंगामा न करने की अपील भी की। कहा कि वो जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं उस पर बात करें और ऐसे हंगामा बिल्कुल भी ना करें। उनकी तरफ से क्या कहा गया है एक बार पहले सुन लेते हैं। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का समय होता है और उस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और चर्चा में सरकार की जवाबदेही भी क्या होती है। लेकिन पिछले मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं कि सदन को नियोजित तरीके से बाधा करी जाती है, तख्तियां नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है, तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। लेकिन हम केवल आते ही सदन के अंदर या सदन के बाहर तख्तियां नारेबाजी करें, ये उचित नहीं है। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो इसी तरह से एक बार फिर से आज भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ गया 2 बजे तक के लिए। देखिए, विपक्ष लगातार एसआईआर को रद्द करने की मांग कर रहा है। दिल्ली से बिहार तक लगातार एसआईआर का विरोध हो रहा है। एसआईआर पर विपक्ष लगातार गंभीर आरोप लगा रहा है। दरअसल विपक्ष के आरोप है कि एसआईआर के नाम पर वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या और वोट चोरी बता रहा है। विपक्ष की एसआईआर को तुरंत रोकने की मांग है। विपक्ष ने एसआईआर को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। दरअसल विपक्ष की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि गरीबों से 11 दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि वोटर लिस्ट से एक भी बिहारी का नाम ना कटे, चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे। अब देखिए, अगर हम इसी के पक्ष की बात करें तो वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। दरअसल विपक्ष के आरोप आश्चर्यजनक है। इसी की तरफ से कहा जा रहा है 52 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं जो पते पर नहीं मिले हैं। आरोप लगाने वालों का इरादा सार्वजनिक जरूर होना चाहिए, यह भी इसी की तरफ से कहा गया है। हम फर्जी मतदाताओं को कैसे परमिशन दे सकते हैं? क्या एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष के विरोध से डर जाना चाहिए क्या? फर्जी वोटर्स को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए क्या खतरा नहीं है क्या?
या फिर अगर हम जो मृत हैं, जो प्रवासी हैं, या फिर जो फर्जी मतदाता हैं, उनको नजरअंदाज करना कितना खतरनाक है, ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर जरूर है। लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, खड़गे और राहुल गांधी से मिलने पहुंचे किरेन रिजिजू। ये एक बड़ी खबर इस वक्त है। किरेन रिजिजू के साथ अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद हैं। जस्टिस वर्मा मामले को लेकर ये मुलाकात हो रही है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं इस मुलाकात को लेकर। हाल ही में खड़गे और साथी राहुल गांधी दोनों से मिलने के लिए किरेन रिजिजू इस वक्त पहुंचे हैं। दरअसल ये भी बताया जा रहा है कि उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद है। ये बड़ी खबर इस वक्त है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर ज्यादा जानकारी तो अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि मुलाकात होने वाली है जस्टिस वर्मा मामले को लेकर ही। क्योंकि एक तरफ आप अभी देख रहे हैं कि किस तरह से अभी हाल ही में आपने आज सुबह भी देखा कि एक तरफ अभी फिलहाल के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है, तो दूसरी तरफ इस वक्त अपडेट ये मिल रहा है कि किरेन रिजिजू खड़गे और राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे और उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद है। हालांकि इस मुलाकात को लेकर अभी शुरुआती जानकारी ये मिल रही है, जो वजह बताई जा रही है मुलाकात की कि जस्टिस वर्मा मामले को लेकर ये मुलाकात होने वाली है। सूत्री ये जानकारी दे रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, सीधा रुख करते हैं उनका। अदिति, ये मुलाकात कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, जस्टिस वर्मा वाला मामला काफी सेंसिटिव है, संवैधानिक है। और आप देखिए कि जिस तरीके से 2 दिन पहले पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष के लोगों ने 150 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को एक ज्ञापन सौंपा था। महाभियोग जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें स्टेप डाउन करने के लिए कहा और उसके बाद उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया, ये तभी संभव है जब तमाम जो सांसद हैं वो मिलकर महाभियोग लेकर आए। लेकिन इसके साथ साथ ही राज्यसभा में जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने विपक्ष का 68 लोगों का भी ज्ञापन ले लिया था। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं जो अभी किरेन रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से जो मुलाकात करने पहुंचे, उसकी 2 वजह है। इस पूरी गतिविधि में आगे क्या करना है, और दूसरी बात यह है कि पिछले लंबे समय से पिछले 2 दिन से सरकार इस पर काम कर रही है कि कैसे जो राज्यसभा में जो ज्ञापन सौंपा गया है, महाभियोग के लिए इम्पीचमेंट सौंपा गया है, उसको वापस किया जाए। तो जाहिर तौर पर इसको लेकर चर्चा करने के लिए दोनों संसदीय कार्य मंत्री पहुंचे हैं। आगे क्या कुछ होता है, देखिए, बहुत सेंसिटिव मामला है, बात देश की है, जुडिशरी को लेकर है। और ऐसे में ये ऐसा मुद्दा है जिससे पक्ष विपक्ष एक साथ हो। सत्ता पक्ष इम्पीचमेंट करना चाहता है और विपक्ष भी इसमें साथ है। तो और बहुत सारे संवैधानिक चीजें हैं। अगर अपर हाउस लोअर हाउस में दोनों दिन एक साथ इस तरह का इम्पीचमेंट आता है तो फिर क्या मान्य होता है, ये तमाम लीगल जो प्रोसीडिंग्स और तमाम चीजों को लेकर ये दोनों ही मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अपर हाउस में जो अपोजिशन लीडर है और जो लोकसभा में अपोजिशन लीडर है, दोनों से ही बात करने पहुंचे हैं। जाहिर तौर पे ये बेहद सेंसिटिव और महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा के लिए ये पहुंचे हैं। और इससे पहले अमित शाह के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई है, 2 दिन इस पर गहन मंत्रणा हुई है और इस पर जल्द से जल्द क्योंकि एक्शन लेना है, तो इसको लेकर एक बहुत ही गंभीर चर्चा के लिए अभी चारों की मुलाकात हो रही है। तो देखिए, ये मुलाकात अपने आप में बेहद अहम हो जाती है और अभी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हालांकि जाहिर तौर पर ये एक बहुत सेंसिटिव विषय है और इसी को लेकर अब से कुछ ही क्षण में मुलाकात यानी चर्चा होगी राहुल गांधी के साथ, खड़गे के साथ, किरेन रिजिजू की, और साथ ही अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत बरकरार है। आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक के आदेश को बढ़ा दिया है। मामले की अब जो अगली सुनवाई होनी है वो 4 हफ्ते बाद होगी। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के लिए एक राहत की खबर ये जरूर है। दरअसल ये जो पूरा मामला जुड़ा हुआ है, वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ही ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है और अभी सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को जो राहत मिली वो बरकरार ही रहने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समन पर रोक के आदेश को बढ़ा दिया है। और आइए एक बार फिर से ट्रेंड्स में रुक करते हैं कुछ और खबरों का, और आइए जल्दी से अब देखते हैं कि एक्स पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। आइए एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो यहां पर कई सारे हैशटैग आपको नजर आएंगे, लेकिन हम बात करने वाले हैं मालदीव्स की।
दरअसल मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू के सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मालदीव यात्रा ये है और इसे दोनों ही देशों के बीच संबंध को मजबूत बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेना भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और मालदीव के साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का भी एक संकेत है। मुइज़ू को 2024 में भारत यात्रा और फिर भारत के प्रति उनके नरम रुख ने इस यात्रा की नींव रखी है। अगर हम इसकी बात करते हैं यानी आर्थिक सहायता और परियोजनाओं की बात करते हैं तो भारत मालदीव को आर्थिक संकट से उबारने के लिए एक नई वित्तीय योजना पर काम कर रहा है जिसमें नई लाइन ऑफ क्रेडिट यानी एलओसी की घोषणा भी संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना जैसी भारत वित्त पोषित परियोजनाओं का उद्घाटन भी यहां पर कर सकते हैं जो मालदीव के बुनियादी ढांचा जरूरतों को पूरा भी करती है। देखिए, भारत ने पहले भी मालदीव को $50 मिलियन का ट्रेजरी बिल और $400 मिलियन की सहायता प्रदान की है जो मालदीव की आर्थिक स्थिरता के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। अब कुल मिलाकर इस यात्रा से क्या संदेश जाएगा, रणनीतिक संदेश क्या जाएगा, ये समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहां से चीन के विस्तारवाद को भी जवाब मिल जाएगा। दरअसल मालदीव हिंद महासागर में भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये यात्रा चीन की बढ़ती उपस्थिति के जवाब में भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति को मजबूत भी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा चीन को यह संदेश देती है कि भारत मालदीव में अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से तब जब मालदीव को चीन से अपेक्षित सहायता नहीं मिल रही है। सहयोग की बात करें, समुद्री निगरानी की बात करें, मानव संसाधन विकास की बात करें, इन पर समझौते इस यात्रा के दौरान संभावित है जो भारत की क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति को मजबूत करेंगे। अब यहां से कूटनीतिक संतुलन को समझने की जरूरत है। मालदीव अब भारत और चीन के बीच अपने संबंधों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। मुइज़ू की सरकार को यह फील हो चुका है कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक सहायता उनके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। भारत की उदारता और संकट के समय जैसे 2004 की सुनामी, कोविड संकट में त्वरित सहायता ने मालदीव में भारत की सकारात्मक छवि को बनाए रखा है। अब यहां से समझने की जरूरत है कि इस यात्रा का क्षेत्रीय प्रभाव और वैश्विक प्रभाव किस तरह का हो सकता है और फिर चीन के लिए यात्रा किस तरह से चुनौती बन सकती है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका जरूर है क्योंकि मालदीव अब भारत की तरफ लौट रहा है। मुइज़ू की प्रारंभिक चीन समर्थक नीतियों के बावजूद भारत की आर्थिक और कूटनीतिक पहल ने मालदीव को भारत के करीब लाया है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट समझना कि हिंद महासागर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भारत की स्थिति किस तरह की है, आइए इस पर एक नजर जरूर डालते हैं क्योंकि मालदीव और श्रीलंका और साथ ही सेशल्स जैसे द्वीप राष्ट्र भारत की समुद्री सुरक्षा और साथ ही व्यापार मार्गों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यात्रा भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका को मजबूत करती है। वैश्विक कूटनीति अगर आप देखते हैं तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव की संयुक्त यात्रा वैश्विक मंच पर भारत की सक्रिय और बहुपक्षीय कूटनीति को दर्शाती है, खासकर ऐसे समय में जब वैश्विक भू राजनीति तेजी से बदल रही है। आइए अब जल्दी से कुछ और खबरें भी देखेंगे और आइए अब देखते हैं व्हाट्सएप पर वो कौन सी खबर है जो इस वक्त काफी ट्रेंड कर रही है। तो आइए एक बार ये देख लेते हैं। चीन में मुनीर, साजिश गंभीर, ये सवाल क्यों, अभी आपको समझ आएगा। दरअसल चीन और पाकिस्तान की नापाक दोस्ती की चर्चा इस वक्त है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चीन के दौरे पर है। उनका ये दौरा चीन और पाकिस्तान की साझा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की ये बढ़ती यारी भारत के खिलाफ बड़ी साजिश के संकेत हो सकते हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि चीन ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद की थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने बीजिंग पहुंचकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। वांग यी ने मुनीर को पाकिस्तानी सेना का फील्ड मार्शल बनाए जाने पर बधाई दी और कहा
कि पाकिस्तानी सेना चीन और पाक की दोस्ती की समर्थक है और राष्ट्र हितों की प्रबल रक्षक भी है। पाकिस्तानी सेना चीन पाकिस्तान संबंधों के विकास के लिए आगे भी प्रयास करती रहेगी। वांगी ने यह भी यहां पर कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार दोस्त है। दोनों की ही दोस्ती का जिक्र यहां पर उन्होंने किया, इस पर मैं आऊंगी, लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर है। इस वक्त थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक होने वाली है, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। स्पीकर के कमरे में ये सर्वदलीय बैठक होगी अब से कुछ देर बाद। हालांकि अभी आपको ये बता दें कि थोड़ी देर के लिए सदन की जो कार्यवाही है उसको स्थगित किया गया विपक्षी हंगामे के बीच, लेकिन इस बीच खबर ये मिल रही है कि अब से कुछ देर बाद सर्वदलीय बैठक होने वाली है। अदिति नागर, पॉलिटिकल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, इस मीटिंग के मायने क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट ये रहने वाली है? जाहिर तौर पर तो ये डेडलॉक सा क्रिएट हो चुका है, जहां पर सत्ता पक्ष और विपक्ष संसद नहीं चलती आपके सामने नजर आ रही है। और चौथा दिन था, चौथे दिन भी लगातार आपने वो हंगामा देखा, कभी एसआईआर को लेकर तमाम तरीके की बातें। जाहिर तौर पे मंडे और ट्यूसडे को अपर हाउस, लोअर हाउस पहले और फिर अपर हाउस में चर्चा होगी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। लेकिन जो बाकी के बिल, जैसे कल जनजाति बिल आया था, इसके लगातार जो बिल आ रहे हैं, उससे पहले 0 आवर में विपक्ष कहता है कि हमें एसआईआर पर चर्चा करनी है, प्रधानमंत्री जवाब दें, तमाम तरीके की बातें। अब ऐसे में ये चौथा दिन था जब सत्र नहीं चल पाया है, उस 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक हो रही है, जिसमें किरण रिजिजू अभी जो मुलाकात करने पहुंचे राहुल गांधी के साथ, अर्जुन मेघवाल, तो यही बात हुई जिसमें ये चर्चा की बात है कि सर्वदलीय बैठक कर लेते हैं और उसमें चर्चा कर लेते हैं कि आप क्या डिमांड करते हैं। जैसे बीएसी की बैठक में विपक्ष से पूछा जाता है, सत्ता पक्ष बताता है अपना प्लान। तो एक बार सर्वदलीय बैठक हो रही है, सारे दल मिलकर आपस में बातचीत करें, जिससे कोई एक समाधान निकल सके कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जा सके। चौथा दिन, हर दिन 2.5 करोड़ रुपए प्रतिदिन पैसा जिस तरीके से पानी की तरह बह रहा है और सत्र नहीं चल पा रहा, उसको लेकर उस डेडलॉक को हटाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ठीक है अदिति, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए अब से कुछ देर में ये मीटिंग होने वाली है और ये मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है यही समझने की हम कोशिश कर रहे थे। पॉलिटिकल एडिटर अदिति हमारे से जुड़ी हुई थी और उन्होंने देखिए ये बताया कि इंपॉर्टेंट क्यों है आखिरकार मीटिंग। तो देखिए अब से कुछ ही क्षण में ये बैठक होने जा रही है, सर्वदलीय बैठक ये होने वाली है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि लगातार विपक्ष की तरफ से एसआईआर का मुद्दा उठाने की मांग की जा रही है, उस पर विपक्ष चर्चा चाहता है और इसी वजह से काफी हंगामा आज फिर से हुआ और इसी वजह से स्पीकर को कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने फिर रचा इतिहास। नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले दूसरे प्रधानमंत्री। भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हुआ नरेंद्र मोदी का नाम। मोदी ने इंदिरा गांधी का 4077 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा। नेहरू ने 2048 दिन पीछे नेहरू से। अलबत्ता पीएम मोदी 3 लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर नेहरू की कर चुके बराबरी। 2029 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम बनने पर रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं मोदी। लगातार पीएम बनने का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी 24 साल से ज्यादा सबसे लंबे समय तक निर्वाचित नेता। मोदी सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले 1947 के बाद पैदा हुए पहले पीएम। नरेंद्र मोदी गैर हिंदी राज्य से सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री। मोदी भारत की आजादी के बाद पैदा हुए पहले और एकमात्र पीएम। मोदी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर कांग्रेसी पीएम। मोदी बतौर पीएम कम से कम 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे करने वाले पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी पीएम। मोदी 2 बार पुनः निर्वाचित होने वाले पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। मोदी लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाले पहले और एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता हैं। मोदी इंदिरा गांधी यानी 1971 के बाद बहुमत के साथ पुनः निर्वाचित होने वाले पहले प्रधानमंत्री। नेहरू के अलावा किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 3 चुनाव जीतने वाले मोदी एकमात्र प्रधानमंत्री। मोदी भारत के सभी पीएम और सीएम में लगातार 6 चुनाव जीतने वाले एकमात्र नेता प्रधानमंत्री।
मोदी किसी पार्टी के नेता के रूप में लगातार 6 चुनाव जीतने वाले एकमात्र नेता प्रधानमंत्री। सचमुच नरेंद्र मोदी भारत की राजनीति में एक कालजयी नेता है। और आइए अब जल्दी से ट्रेंड्स में कुछ और खबरों का रुख करेंगे और आइए अब ट्रुथ पर जल्दी से देखते हैं वो कौन सी खबर है जो इस वक्त ट्रेंड कर रही है। मस्क पर ब्लंडर, ट्रंप का सरेंडर, ये सवाल क्यों? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क के बीच पिछले कुछ समय से चल रही तनातनी अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। पहले जहां ट्रंप ने मस्क की कंपनियों की और उनकी सरकारी सब्सिडी छीनने की बात कही थी, अब उनके तेवर कुछ नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान में कहा कि सब कह रहे हैं कि मैं एलॉन की कंपनियों को बर्बाद कर दूंगा और उनकी सब्सिडी छीन लूंगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। मैं चाहता हूं कि एलॉन और हमारे देश में काम कर रहे सभी कारोबारी फले फूले और पहले से कहीं ज्यादा तरक्की करें। अब आपके लिए समझना जरूरी है कि इस विवाद की शुरुआत आखिरकार हुई कैसे और कब। ट्रंप और मस्क के बीच विवाद की शुरुआत आपको याद होगा तब हुई थी जब मस्क ने ट्रंप के वन बिग ब्यूटीफुल बिल की आलोचना की। इस बिल में ईवी पर मिलने वाली टैक्स छूट को खत्म करने का प्रस्ताव था, जिसका सीधा इंपैक्ट मस्क की कंपनी टेस्ला पर पड़ता। मस्क ने इसे कबाड़ करार देते हुए नाराजगी जाहिर की थी और यहां तक ये कह दिया था कि अगर ये बिल पास हुआ तो वो नई राजनीतिक पार्टी बनाएंगे। जवाब में ट्रंप ने मस्क की कंपनियों को मिलने वाली अरबों डॉलर की सब्सिडी और सरकारी ठेकों को खत्म करने की धमकी दी थी। हालांकि ये जुबानी जंग चरम पर पहुंच गई थी, क्योंकि आपको याद होगा कि ये बात इतनी बढ़ गई थी कि मस्क ने एक्स पर ट्रंप के खिलाफ तीखे कमेंट्स किए थे और यहां तक कि उनके जेफरी एप्स्टीन केस से कथित तौर पर जुड़े होने का जिक्र भी कर दिया था। दूसरी तरफ ट्रंप ने मस्क को नशे में धुत और पागल तक कह दिया था। इस तकरार का असर टेस्ला के शेयर्स पर भी पड़ा, जिससे मस्क की संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब ट्रंप का ताजा बयान इस विवाद को शांत करने की दिशा में एक कदम जरूर नजर आता है कि उन्होंने यहां पर देखिए साफ किया है कि वो मस्क या किसी अन्य कारोबारी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। शायद ये बयान मस्क के साथ रिश्तों को सुधारने की कोशिश हो, क्योंकि मस्क ने भी कुछ समय पहले अपने कुछ भड़काऊ पोस्ट पर खेद जाहिर किया था। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये नरम तेवर दोनों दिग्गजों के बीच की तल्खी को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे या फिर ये सिर्फ एक अस्थायी ठहराव है। मस्क की टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनीज अमेरिकी अर्थव्यवस्था और तकनीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रंप भी शायद इस बात को समझते हैं। फिलहाल इस जंग में शांति की उम्मीद तो दिख रही है, लेकिन भविष्य में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार ये जो दोनों के बीच का कलेश है वो कैसे खत्म होगा। क्या ये जो तल्खी इतनी बढ़ गई है, क्या उसका अब अंत हो सकता है? एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जल्दी से बताती हूँ। जस्टिस वर्मा को लेकर सूत्रों